नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक बात कही में आपका स्वागत है। मैं राजेश चतुर्वेदी हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कर्नाटक चुनाव की। आपको बताएंगे कि कैसे आज की जो चुनावी सियासत है वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की तरफ मुखातिब हो जाती है। बजरंग दल और बजरंग बली की भी बात करेंगे। बजरंग बली का जिक्र आया है तो चोले की बात भी होगी कि आजकल के जो नेता हैं वो कितनी आसानी से चोला बदल लेते हैं। इसी से मुताल्लिक ये बात भी आपको सुनाएंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस में होकर के बजरंग दल के बारे में क्या विचार रखते थे, वो कौन सी बात है जो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 4 साल छुपा कर रखी और अब उनको बताना पड़ी, ये भी बताएंगे आपको। और वो कौन सी जगह है जहां मोदी सरकार ने बजरंग बली को ही अतिक्रमण हटाने का नोटिस दे दिया था, ये भी बताएंगे। और ये भी बताएंगे साहब कि मुसलमानों के वोट तो भारतीय जनता पार्टी को भी चाहिए, तभी उसने इतनी बड़ी संख्या में मुसलमानों को टिकट बांट दिए जितने कभी नहीं बांटे गए। किस राज्य में ऐसा हुआ है ये भी विस्तार से बताएंगे। बने रहिए, कहीं नहीं जाइए। शुरुआत दोस्तों हुई गृह मंत्री अमित शाह के भाषण से। अमित शाह ने चुनाव प्रचार जैसे ही शुरू हुआ 2 बातें कहीं। एक तो यह है कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस जीतती है तो राज्य में दंगे होंगे, और दूसरा उन्होंने कहा कि मुसलमानों को जो 4% आरक्षण दिया जा रहा था उसको भाजपा सरकार ने समाप्त कर दिया है, और जो वहाँ लिंगायत और वोकालिंगा जातियां हैं उनमें 2-2% बांट दिया है, और भी जो पिछड़ी जातियां उनके बीच बंटवारा कर दिया है। शाह ने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर आरक्षण देने के खिलाफ है। अब ये जो आरक्षण समाप्त किया, ये जो बोम्मई सरकार है वहाँ बासवराज बोम्मई सरकार बीजेपी की, उसने मतलब अपने अंतिम दिनों में, क्योंकि अब नई विधानसभा बनेगी, नई सरकार का गठन होगा, तो ये जाते जाते ही ये रिजर्वेशन समाप्त कर दिया। अमित शाह ने यही बात तेलंगाना में भी कही कि अगर तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो हम यहाँ भी कर्नाटक की तरह वो जो 4% रिजर्वेशन दिया जा रहा है उसको समाप्त कर देंगे। तो अब सवाल उठता है कि ये क्यों कहा गया, ऐसा क्यों कहा गया। दोस्तों, ये खबरें तो कर्नाटक से बहुत पहले से आना शुरू हो गई थी कि बीजेपी की जो स्थिति है वहाँ वो इस बार ठीक ठाक नहीं है। माने पार्टी की लीडरशिप ने अपना तो सर्वे कराया ही होगा। आजकल सारी पार्टियाँ अपना अपना सर्वे कराती हैं और अंदरूनी स्थिति का जायज़ा लेती रहती हैं, तो उस नाते बीजेपी ने भी कराया ही होगा। और अमित शाह तो चाणक्य हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके पास तो निसंदेह सारी स्थिति रही होगी। तो बात सीधे जो है पोलराइजेशन पे और ध्रुवीकरण से शुरू हो गई। जबकि जहाँ तक आरक्षण का सवाल है तो ये आरक्षण 1994 में HD देवगौड़ा साहब की जब सरकार थी तो उन्होंने इसको दिया था। इसकी हालांकि नींव कांग्रेस रिजीम में रखी गई थी। वीरप्पा मोइली चीफ मिनिस्टर होते थे, उनके टाइम में ये 4% रिजर्वेशन की नींव रखी गई थी, लेकिन इसको दिया देवगौड़ा की सरकार ने। तो 94 से ये रिजर्वेशन चल रहा था। 2023 में इसको समाप्त किया बीजेपी ने। अब आप मज़ेदार बात यह है कि 2007 में, माने करीब 15-16 साल पहले, जब येदियुरप्पा पहली बार मुख्यमंत्री बने और भाजपा की सरकार बनी कर्नाटक में, तब इस रिजर्वेशन की याद नहीं आई। तब से लेके 4 बार येदियुरप्पा चीफ मिनिस्टर बने। बोम्मई जो है 5वें मुख्यमंत्री हैं देखा जाए तो, लेकिन ये रिजर्वेशन समाप्त नहीं हुआ, अभी हुआ। तो क्यों हुआ ये आप समझिए। अब दंगे का सवाल है। अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं और मजबूत गृह मंत्री हैं।
ऐसी स्थिति में दंगे कैसे होने देंगे वो। मगर उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस जीती दंगे हो जाएंगे, माने कांग्रेस आएगी, मुसलमानों का तुष्टीकरण करेगी और दंगे होंगे। इसके बाद क्या होता है साहब कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनका कर्नाटक गृह राज्य है, वो कन्नड़ में भाषण देते हैं और प्रधानमंत्री मोदी को सांप बता देते हैं, सांप, और कहते हैं कि ऐसा जहर है अगर आप चखोगे तो मर जाओगे। बताइए, ये एकदम तस्तरी में रख के कह दिया गया। तो मोदी ने फिर शुरुआत थी यहाँ से की कि कांग्रेस के लोग मुझे 91 गालियाँ दे चुके हैं, और जहाँ तक सांप का सवाल है तो सांप जो है भगवान शिव के गले की शोभा होता है, आभूषण होता है। जनता मेरी शिव है, मोदी ने कहा जनता मेरी शिव है और वो आभूषण है। देखिए आप कहाँ ले जाके पटका। तो खड़गे को सफाई देनी पड़ी कि मेरा आशय, मैं कभी निजी टिप्पणी नहीं करता हूँ, मेरा आशय भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को लेकर था। अब ये जो सफाई है खड़गे साहब की, ये एक तरफ रखी रह गई, वो तो ले गए, ले उड़े। अब यहाँ भी ठीक है, खड़गे साहब के जो चिरंजीव हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, प्रियंक, उन्होंने नालायक बता दिया। मतलब ये 92 गाली हो गई, 92। फिर उनको भी सफाई देनी पड़ी, बीजेपी इलेक्शन कमीशन में शिकायत कराई। इसी बीच देखिए आप दिलचस्प बात कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को भाजपा के एक विधायक हैं कोई पलायन करके, उन्होंने विश करने बता दिया और कहा कि सोनिया गांधी चीन और पाकिस्तान की एजेंट हैं। कांग्रेस ने, और इस बात का कहीं कोई हल्ला नहीं हुआ, मीडिया के एक सेक्शन में ये खबर आई मगर वो वहीं की वहीं रह गई। तो माने भाषा के स्तर पे दोनों तरफ से ये हुआ, यहाँ तक ठीक थी स्थिति। अब इसके बाद साहब क्या होता है कि कांग्रेस अपना घोषणा पत्र लेके आती है और उसमें ये जिक्र कर देती है कि पीएफआई के साथ बजरंग दल की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंध की कार्रवाई की जाएगी। अब सबको मालूम है कि पीएफआई पर प्रतिबंध ऑलरेडी लगा हुआ है, लेकिन कांग्रेस ने जो है पता नहीं क्यों, कुछ लोग कह रहे हैं कि जानबूझ करके, सोची समझी एक रणनीति के तहत बजरंग दल को उसमें शामिल किया। अब पीएफआई पे जो बैन लगा है उसको तो खुल के जस्टिफाई नहीं कर सकती कांग्रेस या उसका विरोध नहीं कर सकती, जो भी कारण रहा हो, तो उसने बजरंग दल को इसमें शामिल कर दिया। हो सकता है उसकी ये कोशिश हो या वो ये चाह रही हो कि भाई जो मुसलमानों का वोट है वो इधर उधर ना जाए, जो कि जाता रहा है, उसको एक मुश्त मिले, जो भी कारण हो। लेकिन उसने अब बजरंग दल की बात कर दी और फिर जो होना था वो हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने तुरंत इसको लपक लिया और कह दिया भाई कि देखिए कांग्रेस हनुमान जी का अपमान कर रही है, बजरंग बली का अपमान कर रही है। पहले कांग्रेस ने श्री राम को ताले में बंद करके रखा और अब बजरंग बली के जो भक्त हैं या बजरंग बली की जय बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प ले रही है। अमित शाह, जेपी नड्डा से लेके तमाम बीजेपी के नेता इसको लेके दौड़ पड़े। माने भाजपा शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने तक बजरंग बली को एक मुद्दा बना दिया। पूरे देश में पहुंच गया बजरंग बली का मुद्दा। बजरंग दल तो नाम है, बजरंग बली का बजरंग दल से क्या संबंध? माने बजरंग बली का अपमान कैसे हो गया? कांग्रेस ने ये कहना शुरू किया कि बजरंग बली का अपमान नहीं है। उसने ये भी सवाल उठाया कि भाई जो बेंगलुरु के ही एक नेताजी संगठन चलाते हैं श्री राम सेना, तो गोवा की जो मनोहर पर्रिकर सरकार थी 2013-14 की बात है शायद, तो उस पर अगर मनोहर पर्रिकर सरकार ने बैन लगाया था श्री राम सेना पे, तो क्या भगवान राम का अपमान किया था?
भाजपा सरकार ने। कांग्रेस ने ये उठाया, तर्क दिया, लेकिन ये चला नहीं है। अब कांग्रेस को ये सफाई देनी पड़ रही है। मतलब वीरप्पा मोइली को ये जिम्मा दिया गया। मोइली ने कहा कि भाई बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का कोई इरादा नहीं है, और घोषणा पत्र में जो कहा गया है उसका आशय ये केवल नोटिस की कार्रवाई तक सीमित समझा जाना चाहिए। माने जो निष्कर्ष निकाला जा रहा है वो गलत है। घोषणा पत्र में जो कहा गया है उसका आशय सिर्फ नोटिस की कार्रवाई तक सीमित है। अब मोइली क्या है, कानून मंत्री रहे देश के, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर रहे, उनको मालूम है कि हकीकत क्या है। हकीकत ये है कि किसी भी संगठन पर, और कोई अगर राष्ट्रीय संगठन है, उस पर प्रतिबंध का लगाने का, बैन लगाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास है ही नहीं। प्रतिबंध केंद्र सरकार लगाती है, गृह मंत्रालय नोटिफाई करता है। देश के प्रथम जो होम मिनिस्टर साहब थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, आरएसएस पर बैन उन्होंने लगाया था। 1992 में जब बाबरी विध्वंस हुआ उसके बाद 5 संगठनों पर बैन लगाया गया। वो बैन पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने लगाया। बजरंग दल भी उन संगठनों में शामिल था। जमात इस्लामी वगैरह, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, इस्लामिक सेवा संघ, ये सब शामिल थे। बाद में लिफ्ट कर लिया गया था। तो भारत सरकार लगाती है, स्टेट का सब्जेक्ट ही नहीं है। अगर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनती भी है तो वो बैन कैसे लगा लेगी, उसको अधिकार ही नहीं है। मगर मैनिफेस्टो में ये बात ला दी गई। अब कह रहे हैं कि साहब रणनीति के तहत लाए हैं, और रणनीति किस बात की, ये दिखाने के लिए, ये परसेप्शन बनाने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास सिवाय हिंदू मुसलमान करने के कोई दूसरा कोई उनके पास आइडिया ही नहीं है। क्योंकि वो डिलीवर कर नहीं पाए। कर्नाटक में जो 3.5-4 साल की सरकार थी वो डिलीवर कर नहीं पाई। उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो स्टेट यूनिट है उनमें काफ़ी विवाद थे। कई सारे जिम्मेदार और बड़े नेता पार्टी छोड़ के दूसरे दलों में चले गए। एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ा कारण है। तो कांग्रेस ने जो है घोषणा पत्र में शामिल किया। अब वो जो अध्यक्ष हैं वहाँ के कर्नाटक के कांग्रेस के DK शिव कुमार, वो कह रहे हैं भाई कि अगर हम सरकार में आए, कांग्रेस सरकार में आई, तो जगह जगह हनुमान जी के मंदिर बनवाएंगे और एक स्पेशल बोर्ड भी बनाएंगे जो ये देखेगा कि मंदिरों का काम ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, गति से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बताइए आप, ये हालत हो गई कांग्रेस की। माने अब चुनाव में, पोलिंग में 2-3 दिन का समय बचा है केवल, और कांग्रेस को अंतिम चरण में भी ये सफाई देनी पड़ रही है और ये बताना पड़ रहा है। उधर बीजेपी सारी चीज़ों को छोड़ करके बजरंग बली को लेकर निकल पड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी के जो रोड शो हुए हैं, लगातार रोड शो, चाहे वो पैदल चले हों या किसी गाड़ी पे चले हों, रोड शो में हनुमान जी का रूपक बना के लोग निकल पड़े हैं गदा ले लेके। और सेंट्रल कर्नाटक नहीं, कोस्टल कर्नाटक नहीं, जहाँ बीजेपी का होल्ड है या बीजेपी ज़्यादा सीटें जीतती रही है, पूरे कर्नाटक में मतलब ये रूपक घूम रहा है। अब कांग्रेस जो फ्रंट फुट पे थी, माने खबरें तब से आ रही हैं जब से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकली है और जो उसको रिस्पांस मिला था कर्नाटक में, और बीजेपी के तमाम जो एंटी इनकम्बेंसी की जो खबरें थी, मगर सारा जो है वो बजरंग बली पे शिफ्ट हो गया। तो ये जो सवाल हैं कि भाई कांग्रेस, जिसको मालूम है इतनी पुरानी पार्टी है, कर्नाटक में राज किया है, कर्नाटक में सरकारें रही हैं, कि आप जब बैन नहीं लगा सकते हैं, अगर आप बैन लगा सकते होते और बजरंग दल की भूमिका पे आपको इतने ही मतलब सवाल थे या आपको तकलीफ़ थी, तो जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ आप बैन लगवा लेते, क्योंकि आप लगा नहीं सकते हैं। मगर साहब मैनिफेस्टो में आ गया ये। अब इसका नतीजा क्या निकलता है ये 13 मई को पता लगेगा। माने भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक में पिछले इलेक्शन में 104 सीटें आई थीं। अगर वो 104 पे ही कायम रहती है, 100 और 125 के बीच रहती है, तो आप ये मान के चलिए कि ये बजरंग बली वाला मुद्दा छा गया एकदम।
अब भले ही जो है चुनाव आयोग बैठा हो, सब चीज़ें देख रहा हो, माने सवाल तो ये भी खड़ा होता है ना कि डी शिव कुमार जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि सरकार बनी तो हम मंदिर बनवाएंगे। तो क्या हमारा जो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत वाला संविधान है वो इस बात की इजाज़त देता है कि सरकारें मंदिर बनाने का काम करेंगी? क्या प्रधानमंत्री ये अपील कर सकते हैं कि जब आप वोट देने जाएं और वोट देते समय बजरंगबली की जय बोले? माने रैलियों का जो आगाज़ हो रहा है वो बजरंगबली की जय से हो रहा है। ये सवाल हैं, सबके सामने सवाल हैं। तभी जो है वो शिवसेना के जो नेता हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने जब ये बयान देखा तो उन्होंने अपील कर दी कि भाई कर्नाटक में रहने वाले जो मराठी भाषी लोग हैं वो वोट देते समय जय भवानी और जय शिवाजी का नारा लगाएं। MIM के जो नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने थोड़ी समझदारी दिखाई। उन्होंने कहा कि उन्होंने तंज किया, उन्होंने कहा कि अगर मैं ये कह देता या कह दूं कि वोट देते समय अल्लाहू अकबर का नारा लगाएं तो आसमान टूट पड़ेगा साहब, मीडिया मेरे पीछे पड़ जाएगा। तो उन्होंने अपील की कि वोट देते समय जय हिंद का नारा लगाएं। कुल मिला के ये बजरंग दल के मामले में मोदी ने एकदम नया ट्विस्ट दे दिया और वो इस मुद्दे को ले उड़े। तो जाहिर है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी इसको ले उड़ा। लेकिन इसकी वजह से हुआ क्या कि जो दीगर इश्यूज़ हैं, जो कोर इश्यूज़ हैं जो होना चाहिए, महंगाई है, बेरोज़गारी है, करप्शन है, डेवलपमेंट के और जो काम हैं वो सब पीछे रह गए। माने देखिए आप कि जो इंटरव्यू वगैरह भी देखने में आए उसमें कहीं कोई इस तरह के विषयों पे बात ही नहीं हुई। हर तरफ बजरंगबली छा गए एकदम। कुल मिलाकर कोई यह सोच भी नहीं सकता था कि बजरंग दल को इस तरह का ट्विस्ट दे दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी बजरंगबली के अपमान से इसको जोड़ देंगे। लेकिन उनकी सरकार ने क्या किया ये आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश में मुरैना ज़िले में एक जगह है सबलगढ़, हालांकि 2 महीने पुरानी बात है। वहाँ सबलगढ़ में हनुमान जी का एक मंदिर है प्राचीन। जो रेल मंत्रालय है, रेलवे ने बजरंगबली के नाम एक नोटिस दे दिया अतिक्रमण हटाने का, और उस नोटिस में लिखा कि 1 हफ्ते में अतिक्रमण हटा लो, नहीं तो जो है एक तरफा कार्रवाई कर दी जाएगी और JCB आदि का जो खर्चा है वो भी आपसे वसूला जाएगा। और बजरंगबली के नाम का ये नोटिस मंदिर पर चस्पा कर दिया गया। लोगों को, जब स्थानीय लोगों को पता लगा तो बड़ी हलचल हुई, लोगों ने नाराज़गी जाहिर की जो कि होनी थी। तो साहब फिर रेलवे को जो है अकल आई और फिर वहाँ का जो मंदिर के पुजारी हैं उनके नाम पर नोटिस नया जारी किया गया। तो ये मध्य प्रदेश में हुआ, बजरंगबली को नोटिस मिल गया। इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सिंधिया बजरंग दल के बारे में अपने विचार रख रहे हैं। 2017 का ये वीडियो है, आप देखिए इस वीडियो को। कि बजरंग दल जो राष्ट्रभक्ति के भाषण देता है, उसी बजरंग दल का सदस्य इस पूरे खुफिया तंत्र का मास्टरमाइंड निकला है। और इसका सही मतलब है कि जो मुंह में राम कहते हैं और बगल में छुरी रखते हैं, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण ये निकला है। तीसरा शख्स है बलराम सिंह, बजरंग दल संस्था का यह सदस्य है और यह इस पूरी जासूसी नेटवर्क का पूरी तरह से मास्टरमाइंड है। सारा फंड फ्लो, राशि इन जासूसों को इस शख्स के द्वारा दी जाती थी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को भी राशि इस शख्स के द्वारा दी जाती थी और ISI के द्वारा स्थापित बैंक अकाउंट से विदेशी मुद्रा भी इसी शख्स को दिया जाता था, जासूसों को दिया जाने के लिए।
बलराम सिंह ने अनेक बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के नाम पर अनेक खाते खोले, जिसके आधार पर आईएसआई की राशि इन जासूसों को दिया जाता है। अब सवाल ये बनता है कि क्या सिंधिया के आज भी कोई उनसे अगर सवाल करे और ये जाने कि क्या आज भी उनके बजरंग दल के बारे में यही विचार हैं, निसंदेह नहीं होंगे। तो चोला कितनी आसानी से बदल जाता है दोस्तों। माने वो मोबाइल में जो चिप नहीं होती है, माने आप किसी एक कंपनी का मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, आईफोन इस्तेमाल कर रहे हैं आप, और उसमें चिप जो है किसी एक्स कंपनी की डली है, एयरटेल की डली है। अब वो आपको मन माफे रिजल्ट नहीं दे रही है या आपके सम्मान को ठेस पहुंच रही है, तो आप जाहिर है नई कंपनी की चिप, जियो की चिप डाल लेंगे आप। तो आजकल ये एक नया सिस्टम शुरू हुआ है पॉलिटिकल पार्टीज़ में। माने मोबाइल तो वही रहता है, लेकिन वो जो चिप होती है वो बदल जाती है। स्मृति ईरानी जी को भी सुनिए, कर्नाटक चुनाव में बजरंग बली की एंट्री होते ही उनको अचानक याद आ गया कि 2019 में उन्होंने क्या देखा था कि वो मंदिर बनवाएंगे, तो कांग्रेस का मंदिर वाला मामला आ गया है। बीजेपी शिव कुमार जी से बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूँ कि एक तो वो मुख्यमंत्री बन नहीं रहे, इसलिए मंदिर वाला झूठा वादा ना ही करें तो बेहतर है। लेकिन दूसरा मेरा उनसे प्रश्न है कि क्या ऐसा वाक्य कहने से पहले उन्होंने श्रीमती वाड्रा से चेक किया? और मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 2019 के लोकसभा के अमेठी के चुनाव में मैंने श्रीमती वाड्रा को नमाज अता करते हुए देखा था सड़क पर। अब हम सब जानते हैं कि जो इस्लाम धर्म में विश्वास करते हैं वो मूर्ति के उपासक नहीं हो सकते, मंदिर का निर्माण नहीं कर सकते। तो जब उनकी सर्वे सर्वा मुखिया ही मूर्ति पूजन के विरोध में है, मंदिर के विरोध में है, तो क्या डीके शिव कुमार ऐसा वादा कर सकते हैं? स्मृति जी कह रही हैं कि उन्होंने स्वयं देखा प्रियंका को नमाज पढ़ते हुए। एक चीज़ हम भी देख रहे हैं यहाँ कि उनसे कुछ सवाल हो सकते थे। एक तो यही कि 4 साल वो क्यों चुप रहीं? क्या उनको किसी ने चुप रहने के लिए कहा था, या प्रियंका ने ही उनसे कहा था कि देखो बहना, चुप रहना और बोलना तो कब बोलना? और एक सवाल यह भी कि महिला बाल विकास मंत्री होते हुए उनको जो जंतर मंतर पर महिला खिलाड़ी बैठी हुई हैं इतने दिनों से, वो दिखाई नहीं दी। प्रियंका तो नमाज पढ़ते हुए दिखाई दे गई। हो सकता है कि 4 साल बाद वो ये बताएं कि हाँ भाई, जंतर मंतर पर उनको महिला पहलवान दिखाई दी थी धरना देते हुए। दोस्तों, अब बात यूपी की करेंगे। यूपी में नगरीय निकायों का, स्थानीय लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन चल रहा है। इलेक्शन 4 तारीख को पहला फेज़ निपट चुका है और 11 तारीख को दूसरा फेज़ संपन्न होगा। करीब 14,000 से ज़्यादा पदों के लिए, जिसमें मेयर से लेके और नीचे तक के सदस्य तक के पद शामिल हैं, उसके लिए चुनाव हो रहा है। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने पहली मर्तबा, दोस्तों पहली बार 395 मुस्लिमों को उम्मीदवार बनाया है। माने इतनी बड़ी तादाद में कभी नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी 2024 के इलेक्शन में 80 सीटें हैं राज्य में, 80 की 80 सीटें जीतना चाहती है। और पसमानदा जो मुसलमान होते हैं उन पर फोकस किया जा रहा है। मुसलमानों में पसमानदा मुसलमानों की जो तादाद है वो करीब 80% मानी जाती है। और पार्टी का ये मानना है कि केंद्र और राज्य की जो योजनाएं चल रही हैं उनका आबादी ज़रूर मुसलमानों की 20% है, मगर वो लाभ 30 से 40% ले रहे हैं। तो आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये विषय पसमानदा मुसलमानों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए जोर देने का आह्वान किया था और कार्यक्रम बनाने की बात कही थी। उस नाते यूपी में ये पार्टी कर रही है प्रयोग। वो अलग बात है कि कर्नाटक के हाल के चुनावों में जो ध्रुवीकरण के लिए जो चीज़ें अपनाई गई या गाए बगाए चीज़ें सामने आती रहती हैं, बयान सामने आते रहते हैं, वो अपनी जगह है। लेकिन यूपी में जैसे दानिश
मंसूरी को मंत्री बना रखा है पसमानदा समाज के। तो बीजेपी जो है, बीजेपी चाहती है कि भाई इस बहाने टेस्ट किया जाए कि मुसलमान उसको वोट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, और दे रहे हैं तो किस स्थिति में, कितने प्रतिशत में उसको कितना लाभ मिल सकता है। क्योंकि उसको मालूम है बीजेपी को कि बगैर मुसलमानों के वोट के वो 80 में से 80 सीटें हासिल नहीं कर सकती। तो इसलिए एक ये प्रयोग यूपी में किया जा रहा है, जिसके जरिए ये हमको पता लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी चाहती तो है मुसलमानों के वोट, लेकिन वो अपने तरीके से। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट ज़रूर करें, ये बताएं कि आपको कैसा लगा। नमस्कार।